बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धर्मांतरण की। धर्मांतरण के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पारित हो गया है। विपक्ष की गैर मौजूदगी में सदन ध्वनि मत से विधेयक पारित किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस विधेयक के जरिए धर्मांतरण पर प्रभावी रोक का भरोसा दिलाया। विधेयक में क्या है प्रावधान, क्यों इसे लेकर मचा है बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पारित हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण या मतांतरण पूरी तरह से अवैध तो होगा ही, धर्मांतरण में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान भी होगा। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 में क्या कुछ प्रावधान होंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। बल प्रलोभन, दबाव, मिथ्या जानकारी या कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन प्रतिबंधित होगा। कोई स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। धर्मांतरण की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान होगा। विधेयक में प्रलोभन, सामूहिक धर्मांतरण और डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण जैसे शब्दों को परिभाषित किया गया है। पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 साल तक जेल, 5 लाख जुर्माना हो सकता है। पीड़ित नाबालिग महिला SC, ST या OBC है तो 10 से 20 साल तक जेल और 10 लाख जुर्माना हो सकता है। सामूहिक धर्मांतरण मामले में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास, 25 लाख तक जुर्माना का प्रावधान होगा। विधेयक के तहत अपराध अजमानतीय होंगे। मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में होगी। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पेश होते ही हंगामा देखने को मिला। विधेयक पेश होने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, विभिन्न राज्यों के 11 ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए इस कानून को पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ना कोई स्टे दिया है और ना ही कानून बनाने पर रोक लगाया है। लगभग 11 राज्यों के विधेयक, संशोधन विधेयक ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है, वहां विचाराधीन है। उस पर कोई निर्णय नहीं आया है। राष्ट्रपति के द्वारा वापस किया गया है। किन किन कारणों से वापस किया गया है, किन किन आपत्तियों के कारण वापस किया गया है, आप तो भेज दिए थे वहां, तो इसे राज्यपाल ने भेज दिया था राष्ट्रपति जी के यहाँ और राष्ट्रपति जी ने आपको वापस कर दिया। तो कौन कौन 3 आपत्ति हैं, या तो बता दो। हमारे समाज में मैंने प्रारंभ ही इस विषय से किया था कि समाज में अगर संघर्ष बढ़ता है और वो संघर्ष प्रशासन तक आता है, फिर वो संघर्ष न्यायालय तक जाता है, तो हमको समझना चाहिए कि अब जो प्रावधान है उन प्रावधानों को बढ़ाने की आवश्यकता और दृढ़ करने की आवश्यकता, स्पष्ट इसके परिभाषा होने की आवश्यकता होती है। और इसीलिए विधिक प्रावधान तब ऐसे होने चाहिए जो समाज की इस स्थिति को स्पष्ट परिभाषित कर सके। तब नहीं किया, इसलिए अभी कर रहे हैं। मान ले वो खड़े होते तो क्या बोलते, इसके पक्ष में बोलते या विपक्ष में बोलते? वो कुछ नहीं बोल सकते थे, इसलिए भाग गए। अब इसको आप लोग समझ लीजिए, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा थी, कितना बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक पास होने वाला था, और जहां पर धर्मांतरण होता है तो वहां पर समाज में अशांति फैलाने का काम होता है। लोगों का संस्कार बदल जाते हैं, पूजा पद्धति बदल जाती है, और इस पर रोकथाम के लिए कड़ा कानून जो पास हो रहा है सदन में, तो बिल्कुल विपक्ष को होना चाहिए और अपने सुझाव उनको देने चाहिए था। लेकिन अब इससे पलायन किए तो उनकी मानसिकता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से बवाल देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई स्थानों पर धर्मांतरण और मतांतरण को लेकर विवाद की स्थिति भी बनी है। अब इस मसले पर विधानसभा ठोस विधेयक को मंजूरी दे चुका है। विधेयक के विरोध में विपक्ष भले सदन से बाहर रहा, इस मुद्दे पर जमकर सियासत देखने को मिली। ऐसे में यह तय है कि इसके परिपालन को लेकर भी सियासी दल आमने सामने होंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण का खेल रहे तत्वों पर शिकंजा कसा जाएगा। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे धर्मांतरण पर प्रभावी रोकथाम किया जा सकेगा। INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट, रायपुर।
वहीं छत्तीसगढ़ की शायद सरकार का बजट 2026 गांव, गरीब और किसान पर केंद्रित दिखाई देता है। किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से न सिर्फ खेती को नई ताकत मिलेगी बल्कि किसानों का मान सम्मान भी बढ़ेगा। एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपना पूरा ध्यान गांव, गरीब और किसानों पर केंद्रित कर राज्य का लगातार विस्तार कर रही है। साय सरकार ने बजट 2026 में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कृषक उन्नति योजना के जरिए वह किसानों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती दिखती है, जिसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान भी किया है। साथ ही किसानों के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। खरीफ सीजन में ऐतिहासिक 437 लाख मीट्रिक टन धान की ऐतिहासिक खरीदी की है, जिससे किसानों के खाते में लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान संभव हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ का किसान सिर्फ एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती भी ज्यादा से ज्यादा करे। मकसद किसानों की आय के नए रास्ते खोलना और खेती को ज्यादा लाभकारी बनाना है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसे फसलों को भी कृषक उन्नति योजना में शामिल किया गया है। किसानों को राहत और सुविधाएं मुहैया कराने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली की योजना को जारी रखने का फैसला किया गया। इसके लिए बजट में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ रुपए का टॉप अप अनुदान और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा गया है। निःशुल्क विद्युत प्रदाय करने हेतु 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। टॉप अप प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही 5 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक एकीकृत एक्वा पार्क बनाया जाएगा, जिससे मछली पालन क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है। डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 90 करोड़ रुपए से रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके अलावा 18 करोड़ रुपए पशुओं की नस्ल सुधार और चारा उत्पादन के लिए भी रखे गए हैं। डेयरी समग्र विकास योजना प्रारंभ की है तथा इसके लिए बजट में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर के मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर का उन्नयन भी शामिल है। पशुओं के नस्ल सुधार तथा दूध उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से समग्र पशु संवर्धन योजना के लिए 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं से जहां किसानों का मान बढ़ेगा, वहीं खेती भी उन्नत होगी। प्रोग्रामिंग डेस्क, INS 24/7। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में शिप्रा नदी के तट से राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया। 30 जून तक चलने वाले इस 139 दिवसीय अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना है। इसमें 18 विभाग मिलकर काम करेंगे, जिसमें चेक डैम की मरम्मत, तालाबों की सफाई और 2,500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य शामिल है। देखिए रिपोर्ट। जल गंगा संरक्षण अभियान का शुभारंभ कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान हमारी सनातन संस्कृति की सबसे पवित्र धारा का अभियान है। जल की महत्ता ऐसी है कि इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, जहां से 250 से अधिक नदियां निकलती है। मां नर्मदा के पवित्र जल से मध्य प्रदेश के साथ गुजरात में भी आनंद की धारा बह रही है। जल की महत्ता हमारी संस्कृति में कैसी है? पूजा पाठ कोई भी काम करो, अगर जल के माध्यम से संकल्प नहीं हुआ
तो पूजा पाठ भी पूरी नहीं होती। जलगंगा अभियान का शुभारंभ हो रहा है। इस अभियान के माध्यम से हमारी सभी माताएं बहनें भी बैठी है और भाई भी बैठे हैं। मैं गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि, विक्रम संवत्सर, चेटी चांद सबकी आपको बधाई दे रहा हूं, सबको आपका अभिनंदन कर रहा हूं। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में, इतनी पूरे प्रदेश देश में नहीं है। 250 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश से निकलती है। और संयोग ऐसा, हमारा कोई हिमखंड नहीं है, बर्फ का कोई पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन वन आच्छादित इस रचनाओं से हम जल की समृद्ध धारा से न केवल न मध्य प्रदेश, नर्मदा जी के माध्यम से मध्य प्रदेश तो आनंद में है ही, पूरा निवाड़, मालवा और महाकौशल के साथ राजस्थान और गुजरात में भी आनंद की गंगा बह रही है। मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित कुंजीलाल दुबे की 130वीं जन्म जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा भवन परिसर में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देते नजर आए। साथ ही भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत कोटि सूर्य उपासना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों को सृष्टि के आरंभ दिवस नववर्ष विक्रम संवत 2083 के आरंभ की बधाई और मंगल कामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। वहीं रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक में प्रस्तावित कोडातराई एयरपोर्ट को लेकर अड़चन दूर होने का नाम नहीं ले रही है। एयरपोर्ट प्रभावित जकेला गांव में किसानों के विरोध के बाद अब बाकी के 3 गांव औरदा, बेलपाली और कोडातराई के किसानों ने भी परियोजना का विरोध का ऐलान कर दिया है। किसान किसी भी सूरत में एयरपोर्ट के लिए जमीन देने को तैयार नहीं है। दरअसल राज्य शासन के निर्देश पर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के सर्वे की प्रक्रिया शुरू होते ही किसान विरोध में आ गए। किसानों का कहना है कि जमीन की बाजार कीमत कई गुना अधिक है, जबकि शासन की गाइडलाइन के मुताबिक अधिग्रहण की दर बेहद कम है। ऐसे में वे जमीन नहीं देना चाहते। एक तो समूह बनाकर जकेला में मीटिंग किए थे कि हवाई पट्टी में कि सभी का ओपिनियन लेना बहुत जरूरी था कि कौन सा गांव वाले लोग क्या बोल रहे हैं, कौन से गांव वाले लोग क्या बोल रहे हैं। तो इसमें आम सहमति बनी है कि चारों गांव के लोग हम लोग जमीन देना नहीं चाहते हैं। आगे किस तरह रणनीति रहेगी? हम लोग की रणनीति ये भी है कि हम लोग ना अभी तक की स्थिति में हम लोग सिर्फ कलेक्टर महोदय, एसडीएम सर, तहसीलदार सर और हमारे विधायक मंत्री जी श्री ओपी चौधरी जी के पास ही अपना समस्या लेकर गए हैं और अपना समस्या बताए हैं। पता चला है कि हवाई पट्टी का विस्तार कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोग हवाई पट्टी के विस्तार को रोकने के लिए, जो अनैतिक विस्तार हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोगों को बिना पूछे, बिना हम लोगों से संज्ञान में लिए शासन आके सर्वे कर रही है। इसका हम लोग घर घर, मोहल्ला मोहल्ला में जा के, गांव गांव में जा के सबको एकत्र कर रहे हैं और इसको विरोध कर रहे हैं। देखिए, एयरपोर्ट के जो है निर्माण के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता ज़मीन को चिन्हांकित कर भू-अर्जन प्रक्रिया के होती है। इसके संबंध में जो प्रभावित ग्राम हैं, कोडातराई, औरदा, जगेला इत्यादि, उन सभी चारों ग्रामों में जो आरंभिक सर्वे होता है वो राजस्व विभाग के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। आरंभिक सर्वे के पश्चात एक पत्रक बनाने की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। तो उसे लेके कुछ लोगों के द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं। तो लगातार संवाद करके, मेल मिलाप करके, समझाइश करके चीज़ों को सुलझाया जा रहा है। और ग्वालियर हाईकोर्ट ने उद्योग विभाग से संबंधित विभागीय कार्रवाई में लापरवाही पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि विभागीय जांच समाप्त कर मामूली दंड देना दोषी अधिकारी को बड़ी सजा से बचाने की कोशिश है। कोर्ट ने उच्च पदस्थ अधिकारी को कानून, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जानकारी न होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कोर्ट ने 1 सप्ताह में पीएस से शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह बताने को कहा कि गलती सुधारने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि मामला दिनारपुर में उद्योग विभाग की 7 करोड़ की जमीन से जुड़ा है, जहां अपील में देरी से शासन को नुकसान हुआ।
नारपुरा का मामला है। जो नारपुरा में शासकीय भूमि है, जिसको लेके सरकार के द्वारा पूर्व में जो जांच कराई गई, क्योंकि अधिकारियों ने वो शासकीय भूमि निजी लोगों के नाम दर्ज कर दी गई। उसके बाद जब इसमें अपील हुई, शासन जब अपील की, तो माननीय उच्च न्यायालय का कहना है कि यह शासकीय जमीन आखिर कैसे खुरदोड़ हो गई, कैसे लोगों के नाम हो गई। इसमें मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं से रेवेन्यू ऑफिसर है, वो भी उनकी मिली भगत होती है, मगर किंतु न्यायालय की मंशा ये है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। बात कर लेते हैं बुरहानपुर की, जहां 400 साल पुरानी मुगलकालीन जल प्रबंधन प्रणाली कुंडी भंडारा की लिफ्ट सेवा शुरू हो गई है, जिससे पर्यटक अब आसानी से 80 फीट नीचे जाकर इस अद्भुत भूमिगत संरचना को देख सकते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना निर्मित यह प्रणाली गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पानी पहुंचाती है। कुंडी भंडारे की लिफ्ट बंद होने के कारण पर्यटक परेशान थे। मामले में उपभोक्ता अधिकार संगठन और स्थानीय लोग इसे शुरू करने के लिए आवाज उठा रहे थे। गुरुवार को नगर निगम के द्वारा दोबारा लिफ्ट शुरू की गई। उपभोक्ता संगठन ने इसके लिए नगर निगम के अधिकारी को धन्यवाद कहा। देखिए, ये विश्व धरोहर कुंडी भंडारा है और कई महीनों से यह लिफ्ट बंद थी और कुंडी भंडारा के में उतरते नहीं थे लोग। नगर निगम के और आला अधिकारियों के माध्यम से आज लिफ्ट चालू हो गई है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। गुड़ी पड़वा 19 मार्च 2026 बहुत अच्छा दिवस है यह, और मैं पर्यटकों को निवेदन करूंगा कि खुनी भंडारा आइए, पधारिए, बहुत अच्छा स्थान है देखने के लिए। मैं प्रीतम महाजन, जिला बुरहानपुर। ग्वालियर में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की टीम ने पिंटो पार्क क्षेत्र में छापा मारकर अवैध रूप से रखे 8 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए। जांच के दौरान समर्थ नगर इलाके में एक घर में बिना अनुमति सिलेंडर जमा पाए गए। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिलेंडर जब्त कर लिए और आगे की प्रक्रिया शुरू की। जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण न करें और केवल वैध कनेक्शन के आधार पर ही उपयोग करें। जबलपुर में मनरेगा के तहत 100 दिन की मजदूरी पूरी करने वाले ग्रामीण श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार अब घर बैठे रोजगार का प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ से आई शालिनी वर्मा और रिटायर कृषि विस्तार अधिकारी ने ग्राम पंचायत झीरी परासिया में मशरूम की खेती के लिए मजदूरों को प्रशिक्षण दिया। कृषि अधिकारियों और लोगों से बात की हमारे जबलपुर संवाददाता फतेह सिंह ने। नवाचार करती आ रही है और इसी कड़ी में जो मनरेगा मजदूर होते हैं उनकी 100 दिन की जो मजदूरी पूरी हो गई है, उन्हें घर में ही मशरूम खेती की यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत परासिया में, जहाँ की पर जो ग्रामीण हैं उन्हें यहाँ मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए हमारे साथ जो छत्तीसगढ़ से आई एक मैडम है, वो भी यहाँ पर मशरूम की खेती का प्रशिक्षण ग्रामीणों को दे रही हैं। वो सीधे हमारे साथ मौजूद है। मैडम, किस प्रकार ये पूरी कार्रवाई आप लोगों के द्वारा की जा रही है? यहाँ पर जो मजदूर हैं उन्हें किस प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है? सर, ये 10 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण का ट्रेनिंग है। इसमें जो मजदूर हैं वो सुबह आते हैं और इनका 8 घंटे का क्लास लगता है। तो वो इस 8 घंटे में मशरूम से जुड़ी जितनी भी जानकारी है उनको यहाँ पे प्राप्त होता है। हमारे साथ जो यहाँ पर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भी यहाँ परीक्षा लेने ग्रामीणों की आए हैं, वो भी मौजूद हैं। सर, किस प्रकार ये परीक्षाएं आप लोगों के द्वारा ली जा रही हैं और क्या निकल कर आया सामने? तो भारत सरकार के द्वारा ये ग्रामीणों को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उनको अपने गांव में, और उनको कई प्रकार की लगभग 25-30 प्रकार की ट्रेनिंग उनको दी जाती है, जिसमें एक मशरूम की ट्रेनिंग भी है। तो इसमें जो है शासन ये चाहता है कि भाई इनको अच्छी दक्षता से इनको और ट्रेनिंग दी जाए, और ट्रेनिंग देने के बाद इनको स्वरोजगार स्थापित करने के लिए और इनको विभिन्न बैंकों से इनको पैसा दिलवाया जाए और उसमें सब्सिडी दिलवाई जाए। तो हम लोग जो आए हुए हैं, तो आजकल एक नियम हो गया है परीक्षा का, तो इनका लिखित परीक्षा होगी और इनका क्या कहते हैं ओरल होगा। उसी परीक्षा को हम लोग वहाँ से लेने आए हैं। और जो रोजगार है
ये इन्हें घर बैठे यहाँ पर दिया जा रहा है और उसका प्रशिक्षण भी यहाँ पर लगातार जारी है, जिससे कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार का जो आभार जताती यहाँ पर नजर आ रही हैं। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।